सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने जाना कि समास किसे कहते हैं और समास के कितने भेद होते हैं, और समास के भेदों के अंतर्गत तत्पुरुष समास के हम लोगों ने 3 भेद कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष का अध्ययन किया। आइए चलिए आज हम लोग आगे के भेदों का अध्ययन करते हैं। अगला है अपादान तत्पुरुष समास। जिस समास के पूर्व पद में अपादान कारक विभक्ति, अपादान कारक विभक्ति क्या होती है बच्चों? से, ठीक है। तो अपादान कारक विभक्ति का लोप हो उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। अब जैसे उसका समस्त पद देखिए, देश निकाला, तो देश निकाला का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? देश से निकाला। इसी प्रकार शक्ति विहीन, तो शक्ति से विहीन। पद दलित, पद से दलित। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। तो इस प्रकार बच्चों जिन समस्त पदों में पूर्व पद में उसके अपादान कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, मतलब वो लुप्त हो जाती है, वहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास होता है। इसी प्रकार देखिए, पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट। भयभीत, भय से भीत। प्रदूषण रहित, प्रदूषण से रहित। तो सब में से विभक्ति आ रही है, इसलिए ये अपादान तत्पुरुष होगा। अपादान तत्पुरुष के बाद अगला है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, जिस समास के पूर्व पद में संबंध कारक विभक्ति का लोप हो उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। संबंध तत्पुरुष संबंध कारक जो होता है उसकी विभक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं? का, के, की, ठीक है। तो जिन समस्त पदों में का, के, की विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, वहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे देखते हैं, देव मूर्ति, तो देव की मूर्ति। जीवन साथी, जीवन का साथी। और ये दोनों पदों के बीच संबंध को भी दिखाता है। जैसे भातृ स्नेह, तो भ्रातृ स्नेह का क्या होगा? भाई का स्नेह। विद्या भंडार, विद्या का भंडार। पराधीन, दूसरों के अधीन। तो इन सब में देखिए के, का, इन विभक्तियों का लोप हो जा रहा है, तो ये संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण है। इसी प्रकार सिर दर्द, सिर का दर्द। देशोद्धार, देश का उद्धार। लखपति, लाखों का पति। ईश्वर भक्ति, ईश्वर भक्ति का समास विग्रह क्या होगा? ईश्वर की भक्ति। बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी। सेना का पति। दीनानाथ, दीनों के नाथ। पवन पुत्र, पवन का पुत्र। जल प्रवाह, जल का प्रवाह। तो बच्चों जिन समास विग्रहों, जिन समस्त पदों में का, के की विभक्ति का लोप हो जाता है, वहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास आता है। अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास। अब अधिकरण कारक जो होता है उसकी विभक्ति क्या होती है बच्चों? में या पर। तो जिन शब्दों में या पर विभक्ति का लोप हो जाता है, वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे दानवीर, तो इसका समास विग्रह करने पे क्या होगा? दानवीर कौन होता है? दान में वीर, जो दान करने में बड़ा हो। आनंदमग्न, आनंद में मग्न। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। नगरवास, नगर में वास। जनप्रिय, जनता में प्रिय। जगबीती, जग पर बीती। कार्यकुशल, कार्य में कुशल। कुलश्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो बच्चों जिन समास के जिसमें पूर्व पद में पर विभक्ति का लोप होता है, वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने तत्पुरुष समास के सभी भेदों जो 6 होते हैं उनका अध्ययन किया। आइए चलिए अगले समास के बारे में जानते हैं। अब है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास बच्चों वहाँ पर होता है जिन समस्त पदों का पहला पद अव्यय होता है। अव्यय आप लोगों ने पढ़ा है, वो शब्द जो किसी भी संख्या के
वचन, कारक इन सब के बदलने पर परिवर्तित नहीं होती हैं, वह अव्यय कहलाते हैं। तो जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो, मुख्य या प्रधान हो और समस्त पद क्रिया विशेषण का काम करे उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास का पहला पद अधिकतर उपसर्ग होता है, जैसे आ, बे, प्रति, यथा आदि। तो बच्चों इसमें आप लोगों ने क्या विशेष बात जानी कि अव्ययी भाव समास जो होता है उसका पहला पद उपसर्ग होता है और पूरा पद जो होता है वो प्रधान होता है। इसके साथ ही अव्ययी भाव समास का जो पहला शब्द होता है, पहला पद होता है, वो क्या होता है, अधिकतर, ज़्यादातर उसमें उपसर्ग जुड़ा होता है। उपसर्ग आपने अभी पढ़ा है। तो आइए चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। प्रत्येक, प्रत्येक का क्या होगा, एक एक। प्रत्येक का समास विग्रह करने पर क्या होगा, एक एक। अब जैसे प्रत्येक शब्द आप देख रहे हैं इसमें प्र उपसर्ग लगा है। इसी प्रकार अगला देखिए अनजान। अनजान कौन होता है, बिना जाने। समास विग्रह करने पर क्या होगा, बिना जाने। अब इसमें अन उपसर्ग लगा है। यथा संभव, यथा समय, समय के अनुसार। तो यथा रातों रात, रात ही रात में। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। तो बच्चों इन सब शब्दों को आप लोग याद करते रहेंगे। अगला समास है कर्मधारय समास। जिस समास के समस्त पद में दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमेय और उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब बच्चों कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों के बीच में, दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का संबंध होता है। अब बच्चों विशेषण और विशेष्य तो आपको पता है। जो विशेषण किसे कहते हैं, जो किसी वस्तु की विशेषता बताता है और उस वस्तु को विशेष्य कहते हैं। अब उपमेय और उपमान भी आपको जान लेना आवश्यक है कि उपमेय और उपमान क्या होते हैं। उपमेय बच्चों वह वस्तु होती है जिसकी समानता या तुलना हम किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से कर रहे होते हैं, उसको उपमेय कहते हैं। और उपमान वो प्रसिद्ध वस्तु होती है जिसकी समानता हम किसी वस्तु से कर रहे होते हैं। जैसे हम किसी के सुंदरता की बात करते हैं तो उसकी तुलना किससे की जाती है, चांद से की जाती है। तो चांद यहाँ पर क्या होगा, उपमेय होगा। और अगर किसी जिसके मुख की हम यहाँ पे तुलना कर रहे हैं उसको उपमेय कहा जाएगा। तो जिस समास के समस्त पद में दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों में विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे विद्याधन, तो विद्या रूपी धन। इसी तरह काली मिर्च, काली है जो मिर्च, ठीक है। तो अब काली मिर्च है, मिर्च शब्द जो है इसमें प्रधान है और काली इसकी विशेषता बता रहा है, तो इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध है। इसी प्रकार विद्या रूपी धन, धन किसके समान है, विद्या के समान है। तो इसमें विशेषण विषय उपमेय उपमान का संबंध दिखाया गया है। तो कर्मधारय समास आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए चलिए अगले समास पर चलते हैं। अगला है द्विगु समास। द्विगु समास कहाँ होता है, जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद किसी समूह का बोध कराते हैं उसे द्विगु समास कहते हैं। अब इसमें दो बातें ध्यान देने की है कि समस्त पद जो होता है उसका वो किसी समूह का बोध कराता है, मतलब किसी चीज़ों के समूह होते हैं। और उसका पहला पद जो होता है, पूर्व पद जो होता है, वो एक संख्यावाचक होता है, मतलब कोई संख्या होती है। अब उदाहरण देखते हैं, सतसई, तो सतसई क्या होगा, 700 दोहों का समूह। इसी प्रकार द्विगु, द्विगु मतलब दो गायों का समाहार। तो इसमें जो पहला पद है सत मतलब 100, द्विगु 2, तो ये सब संख्याएं हैं। पहला पद संख्यावाचक होता है और किसी समूह का बोध कराते हैं। और उदाहरण देखते हैं, चारपाई। अब चारपाई का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, चार पायों वाला या चार पैरों का समाहार, तो उसको क्या कहेंगे, चारपाई। सप्ताह 7 दिनों का समूह, तो 7 संख्या है। इसी प्रकार 3 त्रिवेणी, 3 वेड़ियों का
समाहार। तो त्रि मतलब तीन, ये भी संख्या है। तिरंगा, तीन रंगों का समूह, तो तिरंगा। तो बच्चों आपने द्विगु समास में जाना। द्विगु समास कहाँ होता है? जहाँ पर उसका पहला पद, पूर्व पद जो होता है वो एक संख्या होती है और समस्त पद किसी समूह का, किसी ग्रुप का, जैसे कहा जाए किसी समूह का बोध कराते हैं, वहाँ पर द्विगु समास होता है। अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व शब्द ही बच्चों जैसे आपको पता है द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा या युग्म, या द्वंद्व हम लड़ाई को भी कहते हैं एक तरह से। तो द्वंद्व समास कहाँ होता है? जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, मतलब दोनों बराबरी के हो, कोई भी पद गौण या कम ना हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब जैसे द्वंद्व होता है, लड़ाई होती है, किन लोगों के बीच में होती है? जो दोनों लोग एक जैसे ताकतवर हो, उन्हीं लोगों के बीच में लड़ाई होगी ना। तो इसी तरह इसको याद रख सकते हैं आप कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों में बराबरी होती है और दोनों अधिकतर एक दूसरे के विलोम भी होते हैं। इन समस्त पदों का विग्रह करने पर और या समुच्चय बोधक में से किसी एक का प्रयोग होता है। जब इनका समास विग्रह करते हैं तो और शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं, भाई बहन, तो इसका समास विग्रह करने पर क्या हो जाएगा? भाई और बहन। और ये एक दूसरे के उल्टे भी हैं, भाई बहन विलोम अर्थ दे रहे हैं। खिड़की दरवाज़ा, खिड़की और दरवाज़ा। माता पिता, माता और पिता। तो बच्चों द्वंद्व समास में आपको क्या याद रखना है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई एक दूसरे से कम महत्वपूर्ण नहीं होता है और दोनों के बीच योजक चिन्ह लगा होता है। समास विग्रह करने पर और शब्द या अथवा शब्द आता है और दोनों अधिकतर एक दूसरे के विलोम होते हैं। ठीक है बच्चों, एक दूसरे के विलोम होते हैं। ये शब्द सारे आप याद करेंगे। अगला समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, जिस समस्त पद में दोनों ही पद गौण होते हैं तथा ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में बताते हैं और वह तीसरा पद ही प्रधान होता है, वह बहुव्रीहि समास कहा जाता है। अब बहुव्रीहि समास बच्चों, इसमें जो दो पद होते हैं दोनों में से कोई भी पद, न उत्तर पद और ना ही पूर्व पद, कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों ही पद गौण होते हैं। या यूँ इस प्रकार कहा जाए कि जिन दो शब्दों से मिलकर ये शब्द बना होता है, ये उसका शाब्दिक अर्थ ना देकर किसी तीसरी चीज़ के बारे में बताता है, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहा होता है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। और जिस तीसरे के बारे में वो बात कर रहा होता है वो उसके लिए ही प्रसिद्ध होता है। जैसे गिरिधर, तो गिरि और धर, गिरि शब्द और धर शब्द। गिरि मीन्स पहाड़ और धर मीन्स धारण करने वाला। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? गिरि को धारण करने वाला। पर गिरि को धारण करने वाला कौन है? वो कृष्ण जी के लिए प्रयोग होता है। गिरिधर शब्द कृष्ण जी के लिए प्रयोग होता है, तो इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। अब देखो, वीणा पाणी। वीणा मतलब एक बजाने वाला वाद्य यंत्र और पाणी हाथ में धारण करने वाला। अब वीणा है पाणी या हाथ में जिसके, अब जिसके हाथ में वीणा है उसको क्या कहते हैं? कोई भी जो वीणा हाथ में लिया रहता है उसको हम वीणा पाणी नहीं कहते हैं। वीणा पाणी किसके लिए प्रयोग होता है? सरस्वती जी के लिए। इसी प्रकार चंद्रशेखर, चांद है शिखर पर जिसके, किसके शिखर पर? सिर पर चांद होता है, अर्थात शिव। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि बहुव्रीहि समास में क्या होता है? दोनों पद गौण होते हैं और किसी तीसरे पद के विषय में बताते हैं और वो तीसरा पद ही प्रधान होता है। और बच्चों इसमें एक बात आपको ध्यान देने वाली है, जितने भी हमारे देवी देवता होते हैं उनके नाम जो होते हैं उन सब में बहुव्रीहि समास होता है। या किसी भी प्रसिद्ध के लिए जब हम किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे दशानन, गजानन, तो ये सारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। और बहुव्रीहि समास में जैसे कुछ वाक्यांशों के लिए आप एक शब्द लिखते हैं, जैसे प्रधान है, मंत्री जो, तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये शब्द भी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत
आते हैं। बच्चों, आज हम लोगों ने बहु समास के सभी भेदों का अध्ययन किया है। इसको आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, याद करेंगे और जितने भी उदाहरण आपकी पुस्तक में दिए हैं उन सबको आप अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे। अगली कक्षा में हम लोग इसके अभ्यास कार्य करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।